हेलो क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं वो है हमारा बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। इस पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर मीडिया का यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो आज इस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से मीडिया होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है मीडिया क्या, और क्या की इंग्रेडिएंट्स होते हैं बैक्टीरियल कल्चर मीडिया के। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि बैक्टीरियल कल्चर मीडिया होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो जब हमें कल्टीवेशन करना होता है, कल्टीवेशन करना होता है किसका, बैक्टीरियल स्पीशीज का, फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल। अब किसी भी क्लिनिकल सैंपल में या वो कोई बॉडी फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, या फिर पस सैंपल हो सकता है, स्पूटम सैंपल हो सकता है, कोई भी अगर क्लिनिकल सैंपल अगर हमारे पास आता है तो उस क्लिनिकल सैंपल में कौन सा इटियोलॉजिकल एजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडिया यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कल्चर मीडिया। तो बैक्टीरियल स्पीशीज को आइसोलेट करने के लिए और उसे सॉलिड मीडिया पे ग्रो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है कल्टीवेशन, यानी बैक्टीरियल स्पीशीज को हम क्लिनिकल सैंपल से निकालकर ग्रो कर रहे हैं मीडिया पर। अब बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया क्या है, मीडिया वो चीज है जैसे हमें ह्यूमंस को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो उसी तरह से सर्वाइवल के लिए, उसी तरह से बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ। अब उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम लोग कैसे अप्रिशिएट कर पाएंगे नेकेड आई से, तो वो हम सॉलिड कल्चर मीडिया पर हम देख सकते हैं और उससे हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि बैक्टीरिया की कौन सी पर्टिकुलर स्पीशीज है और उसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो कल्टीवेशन करने के बाद हम किस किस चीज पर ध्यान देंगे, कल्टीवेशन से हमको क्या फायदा होगा, इस बैक्टीरियल कल्चर मीडिया को यूज करके जब हम बैक्टीरिया को कल्टीवेट करते हैं मीडिया पे तो उसका यूज क्या क्या होता है। पहला यूज क्या हो सकता है, हम इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है वो हम आइसोलेट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर क्लिनिकल सैंपल में कौन सा आइडियोलॉजिकल एजेंट है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं ऑन द मीडिया, सॉलिड मीडिया पे या फिर लिक्विड मीडिया पर भी। सेकेंड नंबर पे एंटीजन प्रिपरेशन के लिए, एंटीजन प्रिपरेशन करते हैं। एंटीजन को पहले हम आइसोलेट करेंगे और उस एंटीजन से बाद में हम इम्यूनोलॉजिकल एसेज में उसको यूज करते हैं, तो एंटीजन प्रिपरेशन और आइसोलेशन के लिए। तीसरे नंबर पर आता है वायबल काउंट। वायबल काउंट चेक करने के लिए भी हम लोग कल्चर मीडिया का यूज करते हैं, और रिसर्च पर्पस में, जेनेटिक पर्पस के लिए भी हम लोग उसको कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। अब हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी कल्चर मीडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बैक्टीरिया को अगर ग्रो करना है तो उसको ग्रो कराना है तो उसके लिए क्या क्या मेन चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी जिससे बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो नाइट्रोजन सोर्स, ठीक है, कार्बन सोर्स, ट्रेस एलिमेंट, ओके, ऑप्टिमम पीएच, वाटर, ओके, ये सारी चीजें मेन है। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑस्मोलैरिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी कल्चर मीडिया के लिए जो बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड होते हैं, जिसके बेसिस पे उस कल्चर मीडिया की न्यूट्रिशनल वैल्यू पता चलती है और उस पर बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी कल्चर मीडिया के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी कल्चर मीडिया। ये हमें देना ही देना होता है कल्चर मीडिया में ताकि बैक्टीरिया ग्रो कर सके। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है इन विट्रो और इन विवो। एक्चुअल में बैक्टीरिया अगर किसी भी होस्ट में अगर इन्फेक्शन कर रहा है तो वहां पर क्या है, वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में है जहां पर वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, वहां उसकी अपनी मशीनरी मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है और वो ग्रोथ कर रहा है उसमें। यहां पर हम क्या, ये वो कंडीशन है जब वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और होस्ट की बॉडी में है,
ये इन वीवो कंडीशन है। इन विट्रो कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, इन वीवो से क्लिनिकल सैंपल को हम निकालेंगे और इस क्लिनिकल सैंपल को इन विट्रो यानी कि क्या हो गया, हम कल्चर मीडिया की बात कर रहे हैं। इन विट्रो यानी कल्चर मीडिया पर हम उस बैक्टीरिया को, इन विट्रो कल्चर मीडिया को हम आर्टिफिशियली लैब में मीडिया प्रिपेयर करेंगे और उस क्लिनिकल सैंपल को, जिसमें कि वो पेशेंट का सैंपल होगा, उस क्लिनिकल सैंपल में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उस सैंपल को हम इन विट्रो कल्चर मीडिया पर कल्चर करेंगे और बैक्टीरिया को कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी कल्चर मीडिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम जो मेन चीज बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है, वो कौन कौन से की न्यूट्रिशनल पॉइंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं, जिसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में मीडिया में प्रोवाइड करते हैं। जैसे नाइट्रोजन सोर्स है, कार्बन सोर्स, तो किस फॉर्म में हम ये मीडिया में ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आता है, पेप्टोन, फिर आता है मीट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, केसिन डाइजेस्ट एंड माल्ट एक्सट्रैक्ट। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो सब्सटेंस हैं जिनको हम डाल रहे हैं, और बैक्टीरिया को जो ट्रेस एलिमेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और हमारा कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, प्रोटीन, ये सब कहाँ से मिलेगी, तो इसके फॉर्म में हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को वो सारे सोर्स इसके फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप जब मीडिया का कंपोजिशन पढ़ते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है उसमें क्या क्या है, पेप्टोन है, सोडियम क्लोराइड है, पीएच उसका बैलेंस्ड है, कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें कार्बन सोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, प्रोटीन्स होगा जो अमाइनो एसिड उसको प्रोवाइड कर रहा होगा, इसी तरह से उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होंगे जो बैक्टीरिया को इनऑर्गेनिक सॉल्ट का सपोर्ट दे रहे होंगे। तो इस तरह से इन सारी चीजों की हेल्प से हम बैक्टीरिया को वो सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, नाइट्रोजन, कार्बन सोर्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑल दीज थिंग। ये हमारे मीडिया कंपोजिशन में हमको मिलेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, सेकंड नंबर पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, और थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ यूज, जो हम लैब में यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन के बेसिस पे तीसरा क्लासिफिकेशन आता है। अब हम वन बाय वन इस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला और तीसरा क्लासिफिकेशन का पहला और तीसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, और थर्ड वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। जो सेकंड पार्ट है, ऐसा नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो सेकंड पार्ट है वो किसकी बात करता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं, उसको छोड़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। कंसिस्टेंसी किस पर डिपेंड करती है, अगार की कंसंट्रेशन पे। अब बात आती है अगार आया कहां से, एक्चुअल में ये है एगारोज, इसको कहा जाता है एगारोज। ये एगारोज जो होता है, हमें जो रेड एल्गा होते हैं, जैसा कि जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया जीनस से हमको ये, उसकी सेल वॉल से हमको क्या मिलता है, एगारोज मिलता है। एगारोज क्या है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट है, इसको कोई भी बैक्टीरिया हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है। इससे पहले के टाइम में, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं हिस्ट्री में अगर देखते हैं, तो रॉबर्ट कोच जो थे वो जिलेटिन का यूज कर रहे थे, लेकिन उनको बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि जिलेटिन जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है। तो अगार जो यूज किया गया, अगार उनके एक असिस्टेंट थे,
उन्होंने एडवाइस किया कि आप अगार को यूज कर सकते हैं फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मीडिया। तो रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले सॉलिड कल्चर मीडिया का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक, तो ये रेड एल्गा जो होता है, जेरेडियम और ग्रेसिलेरिया जो जीनस है, उनकी सेल वॉल से हमको ये क्या मिलता है, अगार मिलता है। अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ध्यान रखने वाली बात है, अगार की कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। अगार इज जस्ट फॉर सॉलिडिफिकेशन, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है, बैक्टीरियोलॉजिकली इनर्ट होता है। अब अगार की जो कंसंट्रेशन होती है उसी के बेसिस पे ये कंसिस्टेंसी का क्लासिफिकेशन है। अगर हमारी अगार की कंसंट्रेशन 1 to 2% होती है, 1 to 2% होती है मीडिया में, तो ऐसे मीडिया को हम कहते हैं सॉलिड मीडिया। अगर अगार की कंसंट्रेशन यानी अगरोज की कंसंट्रेशन, अगार ना बोल के उसको बोलते हैं अगरोज, अगरोज की कंसंट्रेशन अगर हमारी कितनी होती है 0.2 to 0.5%, तो ऐसा मीडिया कहलाता है सेमी सॉलिड मीडिया। थर्ड नंबर पर आता है लिक्विड मीडिया। अब आपको समझ में ही आ जाएगा, लिक्विड मीडिया मतलब ब्रॉथ। लिक्विड मीडिया की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि ये यहां पर कोई भी अगार नहीं होगा, नो अगार। अगार की कोई भी कंसंट्रेशन इसमें अगार की नहीं है, अगार इसमें एडेड नहीं है। तो मीडिया हमारे पास कंसिस्टेंसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में एक होता है सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया एंड द ब्रॉथ, जिसको हम कहते हैं लिक्विड मीडिया। अब इसका यूज क्या क्या है? सॉलिड मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड मीडिया अभी हम एप्लीकेशन के बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन बताएंगे तो सॉलिड और हमारा लिक्विड मीडिया उसमें आ जाता है। सेमी सॉलिड मीडिया जो होता है, अभी इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेमी सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया का मतलब कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 to 0.5%। अगरोज की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 to 0.5%। इसका यूज क्या होता है सेमी सॉलिड मीडिया का? एप्लीकेशन क्या है? मेनली इसका यूज किया जाता है किसमें? जब हम लोग अपना बायोकेमिकल टेस्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल टीएसआई, ट्रिपल शुगर आयरन अगार। दूसरा मोटिलिटी टेस्टिंग में, मोटिलिटी टेस्टिंग में मीडिया कौन कौन सा आता है हमारे पास? मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। उसमें एग्जांपल आता है मैनिटॉल मोटिलिटी मीडिया। आपने एक और चीज सुनी है क्रेग्स ट्यूब मेथड। क्रेगिस ट्यूब आपने कब पढ़ा होगा? जब आप लोग साल्मोनेला पढ़ रहे होंगे, इंटेरिक फीवर। तो साल्मोनेला में हमें जब हमें सेपरेट करना होता है मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्ट्रेन को, तो वहां पर हम लोग क्रेग्स ट्यूब यूज करते हैं। ये भी एक सेमी सॉलिड मीडिया रहता है। यहाँ पर हम लोग मोटिलिटी टेस्टिंग यहाँ भी करते हैं। तो मेनली हमारा मोटिलिटी टेस्टिंग में इसके अलावा भी कुछ मीडिया होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ओएफ मीडिया, ह्यूवन-लीवसन मीडिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेटिव मीडिया। यहां पर भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, सेमी सॉलिड मीडिया का यूज करते हैं। ये भी एक बायोकेमिकल टेस्ट है। तो बायोकेमिकल टेस्ट के लिए और मेनली मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड मीडिया का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे क्लासिफिकेशन आता है न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के बेसिस पे। उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसका एग्जांपल है सिंथेटिक मीडिया। अब सिंथेटिक मीडिया को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है सिंपल सिंथेटिक मीडिया एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मीडिया। सिंपल सिंथेटिक मीडिया एंड कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मीडिया, इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस में, कभी भी डायग्नोस्टिक पर्पस में नहीं यूज करते। मेनली इसको यूज किया जाता है कहां पर? रिसर्च पर्पस में हम लोग इसको यूज करते हैं। रिसर्च पर्पस पर ज्यादातर सिंथेटिक मीडिया यूज किया जाता है। इसकी खास बात क्या है कि हमें एग्जैक्ट जो कंसंट्रेशन होती है हर एक कंपोनेंट की, वो हमें पता होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक। इसमें भी दो पार्ट है, सिंपल सिंथेटिक एंड कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक। अब थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है जिसपे हमें फोकस करना है, जो आपसे वाइवा टाइम में पूछा जाता है या अपने डायग्नोस्टिक लैब में आप लोग मेनली मीडिया को आप यूज करते हैं। तो पहला हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया। कंसंट्रेशन सॉलिड की 1 to 2%, सेमी सॉलिड में 0.2 to 0.5%, लिक्विड मीडिया में कोई भी
अगार नहीं प्रेजेंट होगा। अब हमारे पास क्या आता है, थर्ड नंबर पे जो हमारा है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा टाइम में बच्चों से ज्यादा पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। एप्लीकेशन के बेसिस पे जब मीडिया को बताते हैं तो सबसे पहला मीडिया जो हमारा आता है, वन बाय वन हम बताते चलेंगे। सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया, सिंपल मीडिया जो होता है इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं बेसल मीडिया। सिंपल मीडिया और बेसल मीडिया सबसे बेसिक मीडिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, बेसल मीडिया या फिर सिंपल मीडिया। ये दो फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो सबसे पहले आता है क्या, आपका पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर, अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, पेप्टोन होगा, NaCl होगा और क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। ये हो गया आपका पेप्टोन वाटर। इसको अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ा दें, हाईली न्यूट्रिशनस कर दें, हाईली ना कहें इसको, हम ज्यादा कह सकते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पेप्टोन वाटर से थोड़ी सी इंक्रीज करनी चाहें अगर हम, तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट। ये एक अलग मीडिया हो गया पेप्टोन वाटर। अब अगर हम इसमें मीट एक्सट्रैक्ट ऐड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में, क्योंकि मीट एक्सट्रैक्ट आ गया। अब जो बैक्टीरिया को ट्रेस एलिमेंट चाहिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारा सोर्स यहां से इसको और मिलता चला जा रहा है। प्रोटीन तो यहां से भी इसको मिल रहा था, बट यहां पर जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस, ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो इसको ज्यादा मिलने लगते हैं। कहां से, मीट एक्सट्रैक्ट से। तो अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई और अब ये हो गया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। थर्ड नंबर पे इसमें अगर हम अगार ऐड कर दें, अगार कितना, अगर हमें सॉलिड बनाना है तो इसको हम 1 to 2% अगार अगर इसमें अगरोज ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा क्या, न्यूट्रिएंट अगार। ये बन गया हमारा न्यूट्रिएंट अगार। तो बेसिक चीज क्या है, बेसल मीडिया को हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाकर उसमें कुछ चीजें ऐड करके उसको हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और न्यूट्रिएंट अगार बना सकते हैं। क्लियर। तो बेसिक मीडिया कौन सा है, पेप्टोन वाटर सबसे पहला। इसी का दूसरा एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, तीसरा एग्जांपल है न्यूट्रिएंट अगार। ये तीनों बेसल मीडिया के एग्जांपल हैं। क्लियर। अब इन बेसल मीडिया का यूज कहां पर होता है, जब भी हम लोग AST अपनी परफॉर्म करते हैं, AST एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग और एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग करने वाले होते हैं, तो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है जिसकी पर्टिकुलर हमें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करनी होती है, उसे हमें क्या करना पड़ता है, पहले इनोकुलेट करना होता है ताकि उसका एक पर्टिकुलर इनोकुलम बन जाए, जिसको हम मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड से मेंटेन करते हैं। तो वहां पर जब हम उसे टर्बिटी लिक्विड फॉर्म में, ब्रॉथ फॉर्म में हमें मिक्स करना होता है, तो हम क्या करते हैं, किसमें ऐड करते हैं कॉलोनी को, पेप्टोन वाटर में पहले हम मिक्स कर देते हैं, क्योंकि एकदम बेसिक सा मीडिया है। इससे हम कॉलोनी को उठाएंगे, कॉलोनी को पिक किया, 5 ml की ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने पेप्टोन वाटर लिया, कॉलोनी को उठाया किससे, स्ट्रेट वायर से, स्टेराइल स्ट्रेट वायर से, कॉलोनी को हमने यहां से उठा के पेप्टोन वाटर में मिक्स किया। उसके बाद इसको क्या करते हैं, लगभग हाफ एन आवर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं हाफ एन आवर के लिए। तो क्या होता है, इसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। इस टर्बिडिटी को हम मैकफार्लैंड स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, मेंटेन करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, लॉन कल्चर बना देते हैं। किस पर, MHA पे, MHA पे इसका लॉन कल्चर बना देते हैं। और फाइनली 15 मिनट के बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस पर अपनी एंटीबायोटिक डिस्क जो होती है उस पर हम रख देते हैं और फिर उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। तो बेसिक मीडिया में जहां पर हमें बैक्टीरिया का इनोकुलम चाहिए होता है, जिससे हमको लॉन कल्चर बनाना होता है, वहां पर हम सबसे सिंपल सा मीडिया कौन सा यूज करते हैं, पेप्टोन वाटर यूज करते हैं। ठीक, पेप्टोन वाटर यूज करते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया के बाद सिंपल मीडिया का दूसरा यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, हमने अभी बात की थी किसकी, न्यूट्रिएंट अगार की। किसकी बात की थी, न्यूट्रिएंट अगार की। न्यूट्रिएंट अगार हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया जो होता है इसका सबसे बेस्ट यूज कहां पर होता है,
बैक्टीरियल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि जब हमें मार्जिन देखना होता है, एलिवेशन देखना होता है और बैक्टीरिया का पिगमेंट प्रोडक्शन देखना होता है, तो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए हमें साइज बैक्टीरियल कॉलोनी का क्या है, शेप क्या है, एलिवेशन क्या है, मार्जिन क्या है, ये सब चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मीडिया जो है, यानी आपसे पूछता है कि न्यूट्रिएंट अगार का यूज क्या है, अगर वाइवा में पूछते हैं तो सबसे पहला यूज है बैक्टीरियल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए सबसे अच्छा मीडिया है न्यूट्रिएंट अगार। सेकंड नंबर पे जब हमें पिगमेंट बैक्टीरिया का अप्रिशिएट करना होता है, पिगमेंट प्रोडक्शन बैक्टीरिया कर रहा है कि नहीं, फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैसा पिगमेंट बनाता है, स्टेफाइलोजैंथिन। वैसे ही स्यूडोमोनास एरोजिनोसा डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट बनाता है। कौन कौन से, पायोमिलेनिन, पायोवर्डिन, पायोरुबिन। तो ये सारे जो मीडिया वो बना रहा है बैक्टीरिया, उस मीडिया को अच्छे से अप्रिशिएट करने के लिए सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा होता है, हमारा न्यूट्रिएंट अगार। ठीक। एंटीजन का प्रिपरेशन जब करना होता है, एंटीजन के प्रिपरेशन के लिए जब बैक्टीरियल कॉलोनी हमको कल्चर करनी होती है, तो सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है, न्यूट्रिएंट अगार। तो ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट अगार का जो यूज होता है वो ये होता है। तीसरा यूज क्या है, बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट मीडिया ये है। कब, जब हम लोग कोई टेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बायोकेमिकल में ऑक्सीडेज टेस्ट या फिर कैटालेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट में हम क्या करते हैं, छोटी सी ऑक्सीडेज डिस्क लेते हैं, कॉलोनी को पिक करते हैं और डिस्क के ऊपर रब करते हैं। ठीक, किससे, विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब, स्टेराइल कैपिलरी ट्यूब, ग्लास ट्यूब। तो वहां पर जब ऑक्सीडेज टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें कॉलोनी एक्चुअल में उठानी कहां से होती है, मैकॉन्की अगार से नहीं उठाते हैं, ना हम उसको उठाते हैं किससे, ब्लड अगार से। हमको एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड है वहां कहां से उठाना चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट अगार से। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार से। वैसे ही कैटालिस्ट टेस्ट जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कॉलोनी हमको कहां से पिक करनी होती है, कॉलोनी को उठानी होती है न्यूट्रिएंट अगार से। तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव आने के चांस कम हो जाते हैं जब हम न्यूट्रिएंट अगार यूज कर रहे होते हैं, तो फॉल्स पॉजिटिव आने के चांस कम हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये बेसल मीडिया हो गया सबसे पहला। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है क्या, इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया, इनरिच्ड मीडिया में वाइवा के टाइम में मैंने कई बार देखा है, बच्चे क्या होते हैं, इनरिच्ड मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये कोई स्टैंडर्ड ट्रिक नहीं है कि कहीं बुक में लिखी हुई है, जो हम लोग अपनी पढ़ाई के दौरान यूज करते थे। इनरिच्ड में देखिए लास्ट में क्या लिखता है, डी, इनरिच्ड। तो ये कैसा मीडिया है, सॉलिड। ये केवल हम टेक्निक यूज करते थे याद करने के लिए कि इनरिच्ड में लास्ट में डी आता है, तो ये सॉलिड मीडिया होगा। और इनरिचमेंट जो है हमारा क्या हो गया, लिक्विड मीडिया हो गया। ये कोई किसी स्टैंडर्ड बुक में ऐसा कहीं दिया नहीं है, ये केवल अपने याद करने के लिए हम लोग इसको ट्रिक को यूज करते थे। क्लियर। अब हम सब सबसे पहले बात किसकी करेंगे, इनरिच्ड मीडिया की। इनरिच्ड का मतलब ये कैसा मीडिया है, सॉलिड मीडिया। सॉलिड अगर हमने बोलते तो इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए इसमें अगार प्रेजेंट होगा। अब इसको इनरिच्ड क्यों कह रहे हैं, नॉर्मली हमारे पास कौन सा मीडिया था, न्यूट्रिएंट अगार। कौन सा मीडिया था, न्यूट्रिएंट अगार। इस न्यूट्रिएंट अगार में नॉर्मली कैसे होते हैं, सारे जितने भी नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन फास्टिडियस और फास्टिडियस क्या है। फास्टिडियस बैक्टीरिया जो होते हैं, कौन से, फास्टिडियस बैक्टीरिया। फास्टिडियस बैक्टीरिया को अगर हम समझना चाहें तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, ग्रोथ सप्लीमेंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक मीडिया पर ही अच्छे से आती है, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चाहिए होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, फास्टिडियस। नॉन फास्टिडियस जो बैक्टीरिया होते हैं, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया किसी भी सिंपल बेसल मीडिया पे ये ग्रो कर सकते हैं। बट फास्टिडियस वन, फॉर एग्जांपल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निसीरिया, या फिर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इनको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ मीडिया पर तभी दिखाई पड़ेगी जब हम इनरिच्ड मीडिया यूज करेंगे। तो इनरिच्ड मीडिया में हम आखिर ऐसा ऐड क्या कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट अगार अगर हमारे पास है और इसमें हम क्या ऐड कर दें, ब्लड। फॉर एग्जांपल शीप ब्लड अगर हमने ऐड कर दिया, 5% शीप ब्लड अगर हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ब्लड अगार। क्लियर।
ये हमारा बन जाएगा क्या, ब्लड अगार। ठीक, ब्लड अगार की प्रिपरेशन और प्रोसीजर पे मत जाइए, ब्लड अगार का प्रिपरेशन प्रोसीजर वो एक अलग चैप्टर है, वो चैप्टर है जिसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम केवल इन जनरल बता रहे हैं कि आखिर में ये न्यूट्रिएंट अगार कैसे इनरिच्ड मीडिया में कन्वर्ट हो गया। ये तो एक बेसल मीडिया था, तो इसमें अगर हमने शीप ब्लड ऐड कर दिया, आरबीसी इसको दे दी, तो आरबीसी एक तरह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने बढ़ा दी, तो अब ये बन गया हमारा इनरिच्ड मीडिया। क्लियर। इसी तरह से हमारे पास आता है क्या, इसी न्यूट्रिएंट अगार में अगर हम ब्लड को ऐड करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं ब्लड को ऐड करते समय, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार को चॉकलेट अगार क्यों कहते हैं, क्योंकि आरबीसी की लाइसिस हो जाती है, और आरबीसी की लाइसिस होने से एक्स एंड वी फैक्टर जो कि आरबीसी में प्रेजेंट है, वो आरबीसी की लाइसिस के बाद मीडिया में डिफ्यूज हो जाएंगे, और जो हाईली फास्टिडियस बैक्टीरिया है, more specific type of fastidious bacteria, for example hemophilus influenza, Neisseria gonorrhea, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये फास्टिडियस हैं और ये हाईली इनरिच्ड मीडिया पर ही ग्रो करते हैं। तो ब्लड अगार पे भी ग्रोथ आएगी, बट ज्यादा अच्छी ग्रोथ, क्योंकि इनको एक्स और वी फैक्टर चाहिए होता है, जो फैक्टर आरबीसी में प्रेजेंट होता है। जब आरबीसी की लाइसिस हो जाएगी और मीडिया हमारा कौन सा होगा, चॉकलेट अगार, जिसमें एक्स और वी फैक्टर दोनों प्रेजेंट होगा, वहां पर आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। आप उसकी जो टिपिकल कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है, टिपिकल फीचर्स होते हैं कॉलोनी के, वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो ये हमारा हो जाता है इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया के और भी एग्जांपल हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनरिच्ड मीडिया के लिए, तो सबसे पहले आपको नाम लेना चाहिए, सबसे जो बेसिक मीडिया है इनरिच्ड में, बेसिक एग्जांपल है वो बताइए, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार। इसके बाद आपके पास और भी मीडिया आते हैं जिसको आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉफलर्स सीरम स्लोप, लॉफलर सीरम स्लोप, इसको हम कहां पर यूज करते हैं, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी, सीडी के केस में, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉफलर सीरम स्लोप। अब इसको इनरिच्ड मीडिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज हमने ऐड की जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई हो गई है, तो ये फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो कराने में हेल्प करेगा। तो इसमें हमने क्या यूज किया है, सीरम, जिसकी वजह से इसको हम इनरिच्ड मीडिया की कैटेगरी में डाल देते हैं। यूज किसके लिए करते हैं, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे डिफरेंशियल मीडिया। क्या आता है, डिफरेंशियल मीडिया। अब डिफरेंशियल मीडिया नाम से ही पता चल रहा है इसके कि ये डिफरेंशिएट करेगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के दो स्पीशीज को भी डिफरेंशिएट कर सकता है, दो जीनस को भी डिफरेंशिएट कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल मीडिया कहेंगे। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था, अब ये डिफरेंशिएट करता कैसे है, या तो ये क्या करेगा, मेनली कैसे, इसमें ऐसी कोई डाई ऐड कर दी जाती है जिसकी वजह से उसमें एक जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया उस कंपोनेंट को यूटिलाइज करेगा, पीएच को चेंज करेगा, जिसकी वजह से मीडिया का कलर चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे हम दो बैक्टीरियल स्पीशीज को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास आता है वो है मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार डिफरेंशियल मीडिया की कैटेगरी में आता है। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव मीडिया की कैटेगरी में भी रखते हैं, लेकिन मेनली जब आपसे कभी पूछा जाए कि मैकॉन्की अगार किस कैटेगरी में आता है, तो सबसे पहले आपको नाम लेना है डिफरेंशियल। क्यों डिफरेंशियल, क्यों, इसमें सबसे पहला तो क्या है, इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, और कौन सी डाई है, न्यूट्रल रेड। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, वो किस कलर के दिखाई पड़ेंगे, डार्क पिंक कलर के दिखाई पड़ेंगे। ठीक, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, फॉर एग्जांपल नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में कौन आता है, फॉर एग्जांपल शीगेला स्पीशीज, सीगेला स्पीशीज। शीगेला कैसा दिखाई पड़ेगा, ट्रांसल्यूसेंट, एकदम पेल कलर का, पेल कलर का ट्रांसल्यूसेंट कॉलोनी आपको दिखाई पड़ेगी, पेल कलर की ट्रांसल्यूसेंट कॉलोनी दिखाई पड़ेगी। जबकि जो लैक्टोज फर्मेंटिंग होगा वो डार्क पिंक कलर की आपको कॉलोनी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, लैक्टोज का फर्मेंटेशन किया है।
तो मैकॉन्की एगार पर हम लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं, डिफरेंशियल मीडिया की कैटेगरी में भी रखते हैं। ठीक, लोग इसको सेलेक्टिव मीडिया, मैकॉन्की एगार को सेलेक्टिव मीडिया क्यों कह देते हैं? कहते, अगर आपसे पूछ लेता है कि आपने अगर बोल दिया कि मैकॉन्की एगार इज आल्सो सेलेक्टिव मीडिया, तो कुछ हद तक आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट डाई। ये क्रिस्टल वायलेट डाई जो होती है ये ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को सप्रेस करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होगी नहीं, अगर ग्रोथ होगी तो कॉलोनी की जो एक्चुअल साइज आनी चाहिए टिपिकल कॉलोनी वो नहीं आएंगी। तो ये ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को सप्रेस करता है और इनहेंस करता है किसको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहेंस करता है। तो इसीलिए कुछ लोग इसके बेसिस पे क्या कहते हैं कि मैकॉन्की एगार जो है वो सेलेक्टिव मीडिया की कैटेगरी में भी आता है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, डिफरेंशियल मीडिया की ही कैटेगरी में रखेंगे। जैसे ब्लड एगार, ब्लड एगार को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड एगार को हम लोग किसी कैटेगरी में रखते हैं, इनरिच्ड मीडिया की कैटेगरी में रखते हैं, इनरिच्ड मीडिया। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल भी कह सकते हैं। पता ही चल गया होगा डिफरेंशियल कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी, हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर सकते हैं, हीमोलाइटिक और नॉन हीमोलाइटिक बैक्टीरिया, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ब्लड एगार मेनली अगर आपसे पूछता है तो ये इनरिच्ड मीडिया है, मैकॉन्की एगार डिफरेंशियल मीडिया है। आप इसको कह सकते हैं कि ये सेलेक्टिव मीडिया भी हो सकता है, कौन सा, मैकॉन्की एगार। और ब्लड एगार मेनली इनरिच्ड मीडिया है बट ये डिफरेंशियल मीडिया की तरह भी काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया, हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी, हीमोलाइसिस, अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस, गामा हीमोलाइसिस। तो कुछ बैक्टीरिया होंगे जो हीमोलाइसिस करेंगे, कुछ होंगे जो हीमोलाइसिस नहीं करेंगे। तो हीमोलाइटिक नॉन हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप इसको डिफरेंशियल मीडिया की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल मीडिया, क्लियर। अब इसके बाद क्या बात आती है, अब आता है हमारा इनरिचमेंट मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया। ठीक, इनरिचमेंट मीडिया कैसा है, पता है, इनरिचमेंट है तो ये क्या है, लिक्विड मीडिया है, ब्रॉथ है। इनरिचमेंट मीडिया की खास बात क्या होती है, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जिसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। लोग इनरिचमेंट को किससे कंफ्यूज कर लेते हैं, इनरिचमेंट को सेलेक्टिव के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। अभी हमने डिफरेंशियल की बात की है, इनरिच्ड की बात की है, ठीक है, सेलेक्ट डिफरेंशियल की बात की है, बेसल मीडिया और इनरिच्ड मीडिया की बात की है। अब हम बात कर रहे हैं इनरिचमेंट मीडिया की। इनरिचमेंट मीडिया को लोग सेलेक्टिव मीडिया से कंफ्यूज करने लगते हैं, पूछा सेलेक्टिव जाता है वो इनरिचमेंट बताने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ऐसा इसमें सब्सटेंस मिला होता है जो कि जो कॉमेंसल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, अ मिक्सचर ऑफ सैंपल में, और जो पैथोजन है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इनरिचमेंट मीडिया लिक्विड मीडिया है, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कि पैथोजन, अगर किसी क्लिनिकल सैंपल में बहुत सारे बैक्टीरिया मिक्स टाइप की पॉपुलेशन है, उसमें पैथोजन भी है और कमेंसल भी प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में पैथोजन ग्रो करना चाहिए और जो नॉन पैथोजेनिक है उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जानी चाहिए। तो कुछ ऐसे उसमें सब्सटेंस भी ऐड किए जाते हैं जिससे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ सप्रेस हो जाए और केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही अच्छे से ग्रो करे। तो इसलिए इनरिचमेंट मीडिया जो है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, डाउट क्लियर रखिएगा। सेलेक्टिव मीडिया भी ऐसा है, उसमें कुछ सेलेक्टिव एजेंट एडेड होते हैं जिसकी वजह से पैथोजेनिक की ग्रोथ को ही वो सपोर्ट करता है, नॉन पैथोजेनिक की ग्रोथ को सप्रेस करता है। ठीक, ऐसे ही इनरिचमेंट मीडिया में क्या होगा, ग्रोथ फैक्टर्स होंगे जो पैथोजेनिक की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से नॉन पैथोजेनिक की ग्रोथ सपोर्ट नहीं होती है, सप्रेस हो जाती है। तो उसमें केवल कौन अच्छे से ग्रो करेगा, बेटर ग्रोथ किसकी होगी, पैथोजेनिक की। इनरिचमेंट में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या आता है, जो आपसे पूछा जाए तो आप उसका नाम बोले इनरिचमेंट में, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ या सेलेनाइट ब्रॉथ। सेलेनाइट ब्रॉथ कहां पे यूज करते हैं हम लोग, सॉल्मोनेला के केस में यूज करते हैं। जब हमारे पास स्टूल का सैंपल आता है तो हम सॉल्मोनेला सेलेनाइट एफ ब्रॉथ यूज करते हैं। इसमें सेलेनाइट जो होता है
वो सेलेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है, सॉल्मोनेला की ग्रोथ को ही सपोर्ट करता है। सेकंड नंबर पे आता है ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ। ये आपका शिगेला के लिए यूज करते हैं, शिगेला सैंपल के लिए जब वो आपका डिसेंट्री का सैंपल आता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ यूज करते हैं। थर्ड वो शिगेला की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है टेट्राथायोनेट ब्रॉथ। टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ जो आपका होता है वो किसके लिए यूज होता है, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ भी हमारा यूज होता है शिगेला। शिगेला के लिए हम लोग टेट्राथायोनेट ब्रॉथ भी यूज करते हैं। इसमें टेट्राथायोनेट जो प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होता है, शिगेला की ग्रोथ जो होती है उसको ज्यादा सपोर्ट मिलती है, पैथोजेनिक जो होगा वो अच्छे से ग्रो करेगा, बेटर ग्रोथ उसकी आएगी। ऐसा कहां पर देखने को मिलता है, उस सैंपल में। ऐसे क्लिनिकल सैंपल में इनरिचमेंट मीडिया को कहां पे हम लोग यूज करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझिए। इनरिचमेंट मीडिया को हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारे पास जो क्लिनिकल सैंपल है उस क्लिनिकल सैंपल में पैथोजेनिक बैक्टीरिया और दूसरा कॉमेंसल बैक्टीरिया और पैथोजेनिक दोनों मिक्स हैं। तो मिक्स बैक्टीरियल पॉपुलेशन में से पैथोजेनिक को निकालना और कॉमेंसल को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे स्टूल सैंपल में ज्यादातर वहीं पर देखने को मिलता है कि स्टूल सैंपल में तो जो कॉमेंसल बैक्टीरिया हैं जो आपके नॉन पैथोजेनिक हैं, एंटेरिक बैक्टीरिया वो भी हैं, ई कोलाई भी प्रेजेंट है, प्रोटियस भी प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में नॉन पैथोजेनिक को सेपरेट करना और पैथोजेनिक की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जब हमको मीडिया यूज करना होता है तो सबसे बेस्ट इनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, ये। क्योंकि हमारे पास कौन कौन से पैथोजेनिक बैक्टीरिया मेनली आ रहे हैं, सॉल्मोनेला आ रहा है, शिगेला आ रहा है, तो ये सारे हमारे लिए आ जाते हैं। कुछ जगह पे एक और चीज आती है आपकी, एक और मीडिया आता है उसका नाम है एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। ये किसके केस में यूज किया था, वहां पे फिर वही स्टूल सैंपल आ गया। फिर हमारे पास मिक्स्ड पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, उसमें से हमें पैथोजेनिक की ग्रोथ को केवल हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर की एल्कलिनिटी ऐसी है जिसमें विब्रियो कॉलोरी ही इस तरह से मेंटेन की जाती है इस मीडियम में एल्कलिनिटी कि विब्रियो कॉलोरी ही अच्छे से ग्रो कर पाता है। नॉन पैथोजेनिक जो विब्रियो हैं वो सारे इसमें सप्रेस हो जाते हैं और जो इंटेरिक पैथोजन है, इंटेरिक बैक्टीरिया है, उनकी ग्रोथ को ये सपोर्ट नहीं करता है। तो ये तुम्हारा हो गया इनरिचमेंट मीडिया, ठीक, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है सेलेक्टिव मीडिया। क्या आता है, सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ ऐसे सेलेक्टिव एजेंट्स प्रेजेंट हैं जो पैथोजेनिक की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर देंगे। क्लियर। इनरिचमेंट का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही था, बट वो लिक्विड मीडिया है और इन जो आपका सॉलिड मीडिया है वो आपका क्या है, सेलेक्टिव मीडिया सॉलिड में है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सेलेक्टिव को इनरिचमेंट में और इनरिचमेंट को सेलेक्टिव में मत डालिएगा। इनरिचमेंट सेलेक्टिव मीडिया की तरह ही काम करता है, बट वो एक लिक्विड मीडिया है और सेलेक्टिव मीडिया जो है वो एक सॉलिड मीडिया है। सॉलिड मीडिया में भी कुछ ऐसे सेलेक्टिव एजेंट्स होंगे जो पैथोजेनिक की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे और नॉन पैथोजेनिक की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, सप्रेस करेंगे उसकी ग्रोथ को। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा आता है, सबसे अच्छा जब आपसे पूछा जाए वाइवा में तो सबसे पहले जो बेसिक एग्जाम्पल होते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, पहले वो देने की कोशिश करिए। कॉम्प्लिकेटेड का एग्जाम्पल देंगे तो आपका वाइवा का क्वेश्चन डाइवर्ट हो सकता है किसी दूसरी तरफ। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पे रहिए। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, कौन सा, बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर एलजे मीडिया का नाम लेते हैं, एलजे का मतलब आपको फिर ट्यूबरक्लोसिस की तरफ आप डाइवर्ट कर रहे हैं अपने वाइवा को। तो सबसे पहले वाइवा को अपने ही पक्ष में रखिए। तो मीडिया कौन कौन सा, हम लोग सॉल्मोनेला शिगेला से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है DCA, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार। सेकंड नंबर पे आता है XLD, जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट। अब ध्यान से देखने वाली बात है, दोनों में क्या है, डीऑक्सीकोलेट, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, जितने भी नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो डीऑक्सीकोलेट की कंसंट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, सप्रेस करेगा। तो ये बाइल सॉल्ट जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है,
नॉन पैथोजेनिक की ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। केवल वो बैक्टीरिया जो बाइल सॉल्ट की कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं वो इसमें आराम से ग्रो करेंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? एक तो आपका हो सकता है साल्मोनेला और एक हो सकता है शिगेला। साल्मोनेला और शिगेला आपका इसमें अच्छे से ग्रोथ आएगी। तो इसीलिए सेलेक्टिव मीडिया में DCXLD का नाम सबसे पहले स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है? PTA, पोटेशियम टेलोराइट अगर। PTA, पोटेशियम टेलोराइट अगर, कहां पर यूज करते हैं हम लोग इसको? पोटेशियम टेलोराइट अगर को, पोटेशियम टेलोराइट अगर हम लोग यूज करते हैं CD के केस में, पोटेशियम टेलोराइट मीडिया हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्या? इसके बाद हमारे पास आता है TCBS। TCBS क्या है? थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगर। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगर। फिर देखिए इसमें बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है। मेनली किसके लिए? सेलेक्टिव मीडिया है कि एक की ग्रोथ को ज्यादा सपोर्ट करे। कौन होगा वो? विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी। TCBS सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी सपोर्ट करेगा? विब्रियो कॉलरी के लिए सबसे बेस्ट मीडिया हमारे लिए सेलेक्टिव मीडिया में आता है। इसके बाद धीरे धीरे फिर आप क्या करिए, जो बहुत कॉमन नहीं है उस पर आइए, एलजे मीडिया, लेवेंस्टीन जेनसेन मीडिया। किसके लिए यूज किया जाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इसमें सेलेक्टिव एजेंट क्या प्रेजेंट है? सेलेक्टिव इसमें एजेंट प्रेजेंट है मैलाकाइट ग्रीन। मैलाकाइट ग्रीन जो है वो सेलेक्टिव एजेंट है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, सेलेक्टिव एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये हमारे पास मीडिया कौन से आ गए? ये हमारे पास मीडिया आ गए सेलेक्टिव मीडिया। क्लियर? ठीक, ये हमारे पास आ गए सेलेक्टिव मीडिया के एग्जांपल। अब एक और बात आती है, कब ये हमारे जो नॉर्मल, जो हमारा क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने जो एग्जांपल बताया, जो एप्लीकेशन के बेसिस पे, ये सारे एप्लीकेशन के बेसिस पे मीडिया का एग्जांपल हमने बताया। इसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया और आपके पास आता है एनारोबिक मीडिया। इन दोनों मीडिया के लिए थोड़ा सा हम एक अलग क्लास लेंगे। इसलिए अलग क्लास लेंगे क्योंकि ये जो एनारोबिक मीडिया है वो एक छोटा एग्जांपल नहीं है। एनारोबिक मीडिया पूरा एक सेपरेट चैप्टर ही आ जाता है। तो उसके लिए इस मीडिया का जो एग्जांपल है, जो कौन कौन से मीडिया में यूज किए जाते हैं, वो पूरा अलग हो जाता है। जैसे कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ यूज करते हैं, RCM रॉबर्टसन कुक मीड मीडिया यूज करते हैं। तो उस क्लास में हम अच्छे से बताएंगे कि RCM में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग इसमें हार्ट मीट, बीफ हार्ट मीट यूज करते हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या क्या इसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इस मीडिया की का रिड्यूसिंग पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने की वजह से क्या होता है, जो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है उसको वो रिड्यूस करके सप्रेस करके रखता है, जिसकी वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं। RCM में अगर बैक्टीरिया सैकरोलाइटिक है, प्रोटियोलाइटिक है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मीडिया में कैसे, अपना मीडिया का अपीयरेंस कैसा होगा वो हम बताएंगे। तो ये थोड़ा सा टॉपिक जो है हमारा एक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनारोबिक मीडिया में बहुत सारे मेथड्स भी हैं, एनारोबिक मेथड्स भी हैं, जिसको हम चाहेंगे कि आपको अच्छे से बताएं, ताकि एनारोबिक में आपके मीडिया से रिलेटेड या टेक्निक से रिलेटेड डाउट ना रह जाए। ट्रांसपोर्ट मीडिया भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट मीडिया में वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया भी आ जाते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट मीडिया भी आ जाते हैं। नाम आप लोगों ने सुना होगा, एमीज मीडिया, स्टुअर्ट मीडिया, कैरी ब्लेयर मीडिया। तो इसलिए यहां पर केवल नाम जानने से नहीं होगा, आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा लिक्विड मीडिया होता है, मीडिया का कंपोजिशन क्या होता है, किस बैक्टीरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं, सेमी सॉलिड तो नहीं होता है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये दो जो टॉपिक हैं थोड़े से बड़े हैं, इसको एक हम अलग सेपरेट क्लास में रख देंगे। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया और एनारोबिक मीडिया आपका हम नेक्स्ट क्लास में ऐड कर देंगे। ये हो गया मीडिया का क्लासिफिकेशन और मीडिया का टाइप्स क्या होता है, मीडिया हम लोग क्यों यूज करते हैं। कुछ जो चीजें हैं, जैसे हम मीडिया बताते समय एक चीज हम मिस कर रहे थे, बाईफेजिक मीडिया।
इसके बारे में जब पूछा जाता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। बाईफेजिक मीडिया होता क्या है कि बाईफेजिक मीडिया जो है, कैस्टेनेडा बॉटल्स आती हैं, उन कैस्टेनेडा बॉटल में हम लोग क्या करते हैं, बाईफेजिक मीडिया यूज करते हैं। बाईफेजिक मीडिया में मेनली होता क्या है, BHI, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन। अभी ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन दो फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होता है, एक आपका अगार फॉर्म में और एक हमारा होता है ब्रॉथ। अगार ना बोल के इसको ज्यादा बोला जाए, एक सॉलिड फॉर्म में होता है और एक ब्रॉथ फॉर्म में होता है। तो ये जो आपकी बॉटल होती है कैस्टेनेडा, इस बॉटल में मीडिया दो फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म जो होती है वो स्लैंट फॉर्म में होती है और ब्रॉथ लिक्विड फॉर्म में होता है, इस तरह से। और यहां पर मीडिया ब्रॉथ के फॉर्म में होता है। ये लिक्विड पोर्शन है मीडिया का और ये पोर्शन जो है ये सॉलिड मीडिया का पोर्शन है। ठीक, ये हमारा ब्रॉथ पोर्शन है और ये हमारा स्लैंट पोर्शन है। अब जब हम लोग ब्लड कल्चर करते हैं, अब तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम आ गया है, बैक्टी अलर्ट आ गया है, जिसमें हमें बॉटल को ओपन नहीं करना पड़ता है बार बार और मीडिया की ग्रोथ को चेक नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटेड सिस्टम से पहले हमारे पास क्या होता था, बाईफेजिक मीडिया हुआ करता था। तो हम जो ब्लड का सैंपल आता था, इस बॉटल के ऊपर एक छोटा सा कैप में छेद होता है, उससे हम क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद इस बॉटल को हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेट कब तक करते थे, फॉर 7 डेज, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 डेज के लिए इसको हम इंक्यूबेट करते थे। और हर दिन हर 24 आवर्स के बाद हमें सब कल्चर करना होता था। तो सब कल्चर, पहले की प्रॉब्लम ये थी कि जब बाईफेजिक मीडिया नहीं था तो लिक्विड मीडिया, यानी कि हमारे पास तब क्या था, केवल ब्रॉथ मीडिया था BHI का, उसको हम क्या करते थे, बॉटल में ट्रांसफर करते थे और वहां से हम लोग हर 24 आवर्स के बाद कल्चर करते थे सॉलिड मीडिया पे। तो बार बार बॉटल को ओपन करके सब कल्चर करने से क्या होता था, कंटामिनेशन के चांस बढ़ जाते थे, उस कल्चर के, उस स्पेसिमेन के कंटामिनेशन के चांस बढ़ जाते थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए बाईफेजिक मीडिया आ गया। बाईफेजिक मीडिया में क्या है, हर 24 आवर्स के बाद हम बॉटल को लेते हैं, चेक करते हैं। अगर लिक्विड पोर्शन में टर्बिडिटी आती है तो टर्बिडिटी आने पर हम क्या करते हैं, उस बॉटल को हम हल्का सा टिल्ट कर देते हैं। इस बॉटल को, जहां पर लिक्विड मीडिया है, यहां पर इसको हम टिल्ट कर देते हैं। तो टिल्ट करेंगे तो जो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है लिक्विड ब्रॉथ में, वो स्लांट के ऊपर भी आ जाएगा। तो ग्रोथ कहां मिल जाएगी हमको, स्लांट पोर्शन पे ग्रोथ मिल जाती थी और लिक्विड पोर्शन में हमें टर्बिडिटी दिखाई पड़ जाती थी। तो बार बार हमें बॉटल को ओपन करके सब कल्चर करना, जैसे सिंपल ब्रॉथ से हमें सब कल्चर करना पड़ता था, वो इसमें नौबत नहीं आती थी। तो हम एक ही बॉटल में लिक्विड और ब्रॉथ दोनों मीडिया रखते थे, जिसमें हमें कॉलोनी भी दिख जाती थी, टर्बिडिटी भी मिल जाती थी। तो ये 7 दिन तक इसे इंक्यूबेट करने के लिए रखा जाता था। 7 दिन के बाद जब कोई ग्रोथ